जब आप इंटरव्यू के लिए व्लादिमीर पुतिन से मिले थे तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था? मुझे लगा कि वो नर्वस थे और मुझे इससे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। ऐसा लगा कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया था, वो एक प्लान लेकर आए थे और मेरे हिसाब से किसी भी इंटरव्यू में ऐसे नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि बेहतर होता है कि आप जो सोचते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और सच बोलना चाहिए, ताकि आप अपने ही झूठ में ना उलझ जाएँ और हमेशा वही दिखाएँ जो आप वास्तव में हैं। और मुझे लगा कि वो किसी ओवर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट की तरह आए थे और मैं सोचता रहा कि ये नर्वस क्यों हैं? लेकिन शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत से लोग इसे देखेंगे। लेकिन वो शायद आपको इतिहास का पूरा पाठ पढ़ाने के लिए भी तैयार थे, जैसा कि उन्होंने किया भी। मैं तो इससे बिल्कुल चौंक गया था और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि वो बस टाइम पास कर रहे हैं। मतलब मैंने उनसे एकदम ही ऑब्वियस बेवकूफ़ाना सवाल पूछा, जो कि मैं हमेशा पूछता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? और उन्होंने एक स्पीच में कहा था, जिसे पढ़ना चाहिए, मुझे रूसी नहीं आती। तो मैंने उसे ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं सुना, लेकिन उन्होंने वॉर की शुरुआत में रशियंस को एड्रेस करते हुए एक स्पीच दी थी, जिसमें विस्तार से और पूरी स्पष्टता से समझाया कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, जैसा कि अब तक हमने देखा है। और उन्होंने उस भाषण में कहा था, मुझे डर है कि नाटो, पश्चिम, यूएस और बाइडेन प्रशासन हम पर पहले हमला कर देंगे। और मुझे लगा, ये दिलचस्प बात है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये डर सच्चाई पर आधारित है या फिर पैरानॉइड होने की वजह से दिया जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा, अच्छा, ये अपने आप में एक जवाब है। तो मैंने अपने सवाल में उसका ज़िक्र किया और जवाब देने के बजाय वो रशिया का अम, इतिहास बताने लगे, जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगा। मतलब ये था कि यूक्रेन हमारा है, या पूर्वी यूक्रेन तो पहले से ही हमारा है, और मुझे लगा कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि सवाल का जवाब ना देना पड़े। किसी का इंटरव्यू करते समय आप नहीं चाहते कि वो आपको रोंद कर चला जाए, और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे रोंद कर चले जाएँ। तो मैंने 1-2 बार उन्हें टोका, बड़े ही अदब से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और फिर मैंने सोचा, पता है क्या? मैं यहाँ ये साबित करने नहीं आया हूँ कि मैं बहुत बढ़िया इंटरव्यूअर हूँ। ये मेरे बारे में नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह शख्स कौन है। मुझे लगता है कि पश्चिमी दर्शकों और वैश्विक दर्शकों को इस शख्स के बारे में और जानने का हक है। तो बस उन्हें बोलने दो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी रेपुटेशन को कोई नुकसान होगा। लोग मेरे बारे में अपनी राय पहले ही बना चुके हैं, मुझे लगता है, जितना उन्होंने किया है। वैसे भी मुझे उनकी राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस उन्हें बोलने दो। और फिर मैंने खुद को शांत किया और उन्हें बोलने दिया। बाद में मुझे लगा कि यह सच में बहुत दिलचस्प था। चाहे आप इससे सहमत हों या नहीं, या चाहे आपको यह यूक्रेन के युद्ध से जुड़ा हुआ लगे या नहीं, वह उनका जवाब था। और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। आपने कहा वो नर्वस थे। क्या आप नर्वस थे? क्या डर लग रहा था? मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और न ही मैं नर्वस था। क्या आपने पहले चाय पी थी? नहीं, मैंने अपना वही रेजिमेन फ़ॉलो किया, निकोटीन पाउचेस और कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद नहीं है, तो मैंने कोशिश की कि जो मिठाइयाँ हमारे सामने रखी थीं वो ना खाऊँ, जो कि मेरी कमज़ोरी है, बेकार खाना। आपको पता होगा, इंटरव्यू से पहले ज़्यादा शुगर लेने से दिमाग सुस्त हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं नर्वस नहीं था। वहाँ रहते हुए पूरे समय मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। होता भी क्यों? मैं 54 का हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे भगवान पर विश्वास है। मैं लगभग कभी नर्वस नहीं होता। तो मैं नर्वस नहीं था, बस इंटरेस्टेड था। मुझे सोवियत इतिहास में रुचि है। मैंने कॉलेज में इस बारे में पढ़ा था। पूरी ज़िंदगी इस बारे में पढ़ते आया हूँ। मेरे पिताजी ने कोल्ड वॉर के दौरान काम किया था। इसलिए ये हमारे लिए हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, और फिर क्रेमलिन में उस कमरे में होना जहाँ स्टालिन ने इतने सारे फैसले लिए, चाहे वो युद्ध के हों या फिर अपने ही लोगों को मारने के, मैं तो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। हम मोलोटोव के पुराने ऑफिस में थे। मैं तो वहीं से अचंभे में था। मुझे लगा था कि मैं रशिया के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। सोवियत पीरियड के बारे में तो मैं काफ़ी कुछ जानता था, जैसे कि 1937 के ट्रायल्स के बारे में, यूक्रेन में फ़ैमिन के बारे में। लेकिन मुझे आज के रशिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जितना मैं सोचता था उससे भी कम पता था। और लेकिन हाँ, मैं तो यह देखकर ही हैरान था कि हम कहाँ हैं, और अभी यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैं जो काम करता हूँ, वह इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ों में इंटरेस्ट है, और मैं जितना हो सके देखना चाहता हूँ, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और उससे कुछ सीखना चाहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। मैं इसमें ही खोया हुआ था, तो मैं नर्वस नहीं था। मुझे नहीं लगा कि वो मुझे मार डालेंगे या ऐसा कुछ, और मुझे इस बात का डर है भी नहीं। मरने से डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो उम्र और ज़िंदगी के उस पड़ाव पर डिपेंड करता है। मेरे 4 बच्चे हैं, तो जब वो छोटे थे, तो मुझे मरने से बहुत डर लगता था, क्योंकि अगर मैं मर गया, तो उसके बहुत बुरे नतीजे होते।
लेकिन नहीं, अभी तो मैं नहीं मरना चाहता। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। मैं पिछले 40 सालों से एक ही लड़की के साथ हूं और मेरे 4 बच्चे हैं जिनके मैं बहुत करीब हूं। अब तो 5 हो गए क्योंकि बहू भी है और मैं उन सब से प्यार करता हूं। मैं उनके बहुत करीब हूं। मैं उन्हें हर दिन कहता हूं कि मैं उनसे प्यार करता हूं। मैंने एक बहुत ही दिलचस्प जिंदगी जी है। मकसद क्या था? इंटरव्यू का मकसद क्या था? आप उसके बारे में कैसे सोच रहे थे? आपके लिए सफलता क्या होती? जानकारी पहुंचाना। बस जानकारी। हाँ, बस यही। मतलब मुझे इस बारे में बहुत कुछ कहना है कि क्या हो रहा है, सिर्फ यूक्रेन या रशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मुझे लगता है कि दुनिया बदल रही है और ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है और मेरे हिसाब से ज़्यादातर अमेरिकी लोगों को इसका पता भी नहीं है। अ, तो ये मेरा व्यू है और मैंने ये कई बार कहा है क्योंकि मैं वाक़ई ये मानता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरा मकसद ये था कि मैं पश्चिमी देशों तक ज़्यादा जानकारी पहुँचे ताकि लोग खुद फैसला कर सकें कि यह सही है या नहीं। मतलब मैं तो इस पूरी यूक्रेन की जंग को अमेरिका के नज़रिए से ही गलत मानता हूँ। वॉशिंगटन में कुछ बेवकूफ़ लोगों ने ये फैसला कर लिया और वो इसकी वजह भी नहीं बताते। और एक अमेरिकी होने के नाते आपका इसमें कोई रोल नहीं है। भले ही आप इसके लिए पैसे दे रहे हैं और आपके बच्चों को इसमें लड़ने के लिए जाना पड़ सकता है। बस ये कहना कि चुप रहो और हुक्म का पालन करो, ये मुझसे नहीं होगा। शायद मैं किसी और ज़माने का हूँ। मैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूँ, जहाँ ऐसा नहीं होता कि एक नागरिक की राय का अ, कोई महत्व ना हो। और मुझे लगता है कि इस बारे में इतना झूठ बोला जा रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा। और मैंने कहा है और फिर से कहूँगा कि मैं पश्चिमी मेन के अलावा किसी भी क्षेत्र का एक्सपर्ट नहीं हूँ। देखो, मैं रशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये साफ दिखाई दे रहा था कि हमें झूठ बोला जा रहा है और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये आइडिया कि यूक्रेन ये जंग ज़रूर जीतेगा, जीत की परिभाषा हमेशा की तरह कभी भी साफ नहीं की गई। और जब ऐसा होता है तो मतलब कि झूठ बोला जा रहा है। लेकिन यूक्रेन जीतने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं 5वीं बार कह रहा हूँ कि मैं रशिया या यूक्रेन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ विकिपीडिया देखा है। मैं बस इतना जानता हूं कि रशिया की आबादी यूक्रेन से 10 करोड़ ज्यादा है, 10 करोड़। और रशिया की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। वॉर मटेरियल भी पूरे नेटो से ज्यादा है। एक एग्जांपल देता हूं, रशिया आर्टिलरी शेल्स बना रहा है जो कि ग्राउंड वॉर में बहुत काम आते हैं। वो पूरे नेटो से लगभग 7 गुना ज्यादा है। पूरे यूरोप से ज्यादा है। रशिया पूरे यूरोप से 7 गुना ज्यादा आर्टिलरी शेल्स बना रहा है। हैरानी की बात है ना? क्या? ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर तुम किसी भी अमरीकी से पूछो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और इस मसले को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जंग कौन जीतेगा, तो वो कहेगा यूक्रेन जीतेगा। वो सही और इंसाफ की ओर खड़े हैं और उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा मीडिया, जो कि सिर्फ अमेरिकी सरकार के लिए काम करता है, वो उन्हें 2 साल से यही बता रहा है। मैं पिछली गर्मियों में हंगरी में था और वहां के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन से बात कर रहा था। वो बहुत ही समझदार आदमी है। ऐसा समझदारी का स्तर जिसे हम अपने नेताओं में आमतौर पर नहीं देखते। और मैंने उनसे रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद पूछा, तो क्या यूक्रेन जीतने वाला है? और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं या दिमाग खराब है। वो कैसे जीत सकते हैं? रशिया के मुकाबले तो वो बहुत छोटा देश है। रशिया की तो वॉर टाइम इकोनॉमी है। कह सकते हैं कि यूक्रेन के पास तो इकोनॉमी है ही नहीं। आबादी को देखो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं मूर्ख हूं। और मैंने उनसे कहा, मेरे हिसाब से ज्यादातर अमरीकी यही मानते हैं क्योंकि एनबीसी न्यूज, सीएनएन और बाकी सारे न्यूज चैनल यही बता रहे हैं। इस जंग को तो मॉरल तरह से देखा जा रहा है, जैसे चर्चिल और हिटलर की लड़ाई हो। और बेशक आखिर में चर्चिल ही जीतेंगे। और ये इतना बड़ा झूठ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूं या क्या होना चाहिए। ये तो सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और अगर मेरे पास कोई काम है जो कि असल में नहीं है, तो वो ये है कि मैं सच बोलूं, और ये तो झूठ है। हाँ, जीत के बारे में और बारीकी से बात हो सकती है। बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं कि ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से जीत सके? मेरे हिसाब से ये बातचीत शब्दों को डिफाइन करने से शुरू होनी चाहिए। और सबसे जरूरी शब्द है जीत। इसका क्या मतलब है? शांति, सीज फायर, जमीन पे किसका हक है? हाँ। जैसा कि आप कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में पेरेंट के साथ बातचीत करने आना हाँ। और फिर बातचीत में लेवरेज इस्तेमाल करना
ताकि सब कुछ फेयर हो। बिल्कुल। और हाँ, और मुझे इसे फिर से कह देना चाहिए, मैं इसमें दिल से तो शामिल नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अमेरिकी हूँ और मेरी रुचि सिर्फ अमेरिका में है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। तो मैं इसे सिर्फ हमारे नज़रिए से देख रहा हूँ कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते मुझे जंग से नफ़रत है। और जिसे जंग से नफ़रत नहीं है, मेरे हिसाब से उसके पास पावर नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस परिभाषा से पूरी तरह अपनी सहमति जताता हूँ कि जीत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी जनसंख्या की एक पूरी जनरेशन को ही खत्म कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा देश ही तबाह हो जाए और फिर ब्लैक रॉक या कोई और उसे खा जाए। तो हम 1.5 साल पहले इसके करीब थे और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे रोकने के लिए कुछ देर के लिए पद पर रहे यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए भेज दिया। मुझे ज़ेलेंस्की पर दया आती है क्योंकि वो अपने से बड़ी पावर्स के बीच फंस गया है। खैर, उसे जाकर कहा गया कि नहीं, तुम रशिया की कोई शर्त नहीं मान सकते। और इसका नतीजा ये नहीं हुआ कि यूक्रेन जीत गया। बस और ज्यादा यूक्रेनी लोग मर गए और पश्चिमी देशों को फायदा हुआ। मेरे हिसाब से ये गलत है। और मैंने बोरिस जॉनसन से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों नहीं करता? उसके बाद जब उन्होंने मुझे क्रेमलिन का एजेंट कहकर निंदा की और फिर $10 लाख मांगे। वाह। और ये पिछले हफ्ते की ही बात है। और हाँ, ये सब बात लिखित में हुई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझसे बात करने के लिए आपने भी तो $10 लाख मांगे थे। मैंने ऐसा किया और तुमने पैसे दे दिए। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। और मैंने उनके आदमी से कहा, मैंने पुतिन का इंटरव्यू किया है जिसे सब बुरा इंसान मानते हैं। और उन्होंने फ्री में इंटरव्यू दिया। उन्होंने $1 लाख नहीं मांगे। वो ऐसा पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे थे। तो क्या तुम कह रहे हो कि बोरिस जॉनसन व्लादिमीर पुतिन से भी ज्यादा लालची है? और बात यही है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि बोरिस जॉनसन एक दुखी, लापरवाह धोखेबाज है, जो कि वह है। लेकिन यह इस बारे में भी है कि पश्चिम और यूक्रेन का भविष्य क्या होगा। ये देश जिसके लिए हम दावा करते हैं कि हम इतनी चिंता करते हैं, वहां लोग मर रहे हैं और फिर अंत में क्या होगा और इसका क्या मतलब है? मैंने कभी यह नहीं सोचा था और न ही मैं ये सोचता हूं कि मैं इस बातचीत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं कोई जीनियस नहीं हूं, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कम से कम मैं कुछ झूठों को बेनकाब कर सकता हूं और ये सच में एक अच्छा काम है। व्लादिमीर पुतिन ने इंटरव्यू के बाद कहा कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि आपने पर्याप्त आक्रामक सवाल नहीं पूछे। सबसे पहले, आप इस पर क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा? मुझे तो समझ ही नहीं आया। ऐसा लगता है कि पुतिन की यही एक बात है जिसे पश्चिमी मीडिया सच मानता है। बाकी तो पुतिन झूठ ही बोलते हैं। बस मेरी आलोचना ही सच है, जो कि सही भी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब था। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेरा मकसद क्या था। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरे बारे में नहीं है, उन्होंने सालों से कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। और पश्चिमी मीडिया को जो आखिरी इंटरव्यू उन्होंने दिया था, वह भी वैसा ही था जैसा उन्होंने कई बार बाकी पश्चिमी मीडिया के रिपोर्टर्स को दिया था। माइक वॉलेस के बेटे ने उनका इंटरव्यू लिया था और वो भी ऐसा ही था। और वो भी सिर्फ उनके बारे में ही था। मैं अच्छा हूं, तुम बुरे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बोरिंग और फ्रूटलेस तरह का इंटरव्यू होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूं। मैंने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया, पर लोग अपनी राय बना ही लेते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और भगवान की राय की परवाह है। तो मुझे ये साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं अच्छा हूं। मैं तो बस उन्हें सुनना चाहता था। और मेरे पास, मैं तो कभी सवाल लिखकर नहीं रखता, पर इस बार मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरे पास महीनों, बल्कि 3 साल थे सोचने के लिए, जब मैं इंटरव्यू बुक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैंने खुद किया। लेकिन लेकिन वो सब रशिया की राजनीति और नेवल्नी के बारे में थे। और मुझे लगा कि मेरे पास बहुत सारे अच्छे सवाल हैं। और फिर आखिरी वक्त पर आप कुछ फैसले लेते हैं, आप समझते होंगे क्योंकि आप भी बहुत से लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। अक्सर ये फैसले फौरन लेने पड़ते हैं। और मैंने सोचा, नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनके बारे में बात नहीं हुई है और जो मेरे हिसाब से दुनिया के लिए मायने रखती हैं। और उनमें से सबसे ऊपर है ये जंग। तो मैं उसी पर अड़ा रहा। मैंने गर्शकोविच के बारे में पूछा, जिसके लिए मुझे दुख हुआ और मैं चाहता था कि पुतिन उसे मेरे हवाले कर दे। और मुझे बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि उनकी दलील बेतुकी थी। हम उसे किसी और के बदले में रिहा करना चाहते हैं। मैंने कहा, तो क्या ये उसे बंधक बनाना नहीं हुआ? जो कि बिल्कुल हुआ। लेकिन इसके अलावा मैं बस उन्हीं बातों पर बात करना चाहता था जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लोग खुद तय कर सकते हैं कि मैंने अच्छा काम किया या नहीं, लेकिन ये मेरा फैसला था। उस समय आपकी गट फीलिंग क्या थी? क्या आप कुछ टॉपिक्स पर कुछ
टफ क्वेश्चंस पूछना चाहते थे? मुझे समझ नहीं आता कि टफ क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस? शायद वो मुझे लगता है कि मैं बस चाहता था कि वह बोलें। मैं बस फिर से उनका नजरिया सुनना चाहता था। शायद मैंने जितने भी सवाल पूछे हैं, उनमें से कई सबसे ज्यादा कड़े और तीखे सवाल हैं, जो किसी भी जिंदा अमेरिकी ने पूछे होंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि मैं थोड़ा कमीना हूं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी के इस पड़ाव में मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन, इस सवाल का जवाब दो। बिल्कुल, बिल्कुल। पता है, अगर मैं 54 की जगह 34 का होता तो मैं जरूर ऐसा करता, क्योंकि मुझे लगता कि ये तो मेरे बारे में है और मुझे खुद को साबित करना है। नहीं यार, एक जंग चल रही है जो अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद कर रही है, और लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। अमेरिकी डॉलर की वैल्यू खत्म होने वाली है। ये तो एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि हर चीज खत्म हो जाती है, करेंसी भी। लेकिन ये खत्म होने का प्रोसेस बाइडेन सरकार और यूएस कांग्रेस की वजह से बहुत तेज हो गया है, खासकर सैंक्शंस की वजह से। और लोगों को इसके नतीजों का पता नहीं है। नतीजा ये होगा कि अमेरिका में गरीबी आएगी। तो मैं बस इस बात पर आना चाहता था, क्योंकि मैं इसे दुनिया के नजरिए से नहीं देख रहा, मैं इसे अमेरिका के नजरिए से देख रहा हूं